दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसको एंशियंस ग्रीक्स और रोमन्स पिलर्स ऑफ हरक्यूलीज के नाम से पहचानते थे, ये एक तंग चैनल है जो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ जोड़ता है। ये छोटा समुद्री चैनल दुनिया के दो मुख्य महाद्वीपों के बीच से गुजरता है, जिनका कम से कम फासला सिर्फ 13 किलोमीटर है। इस पॉइंट पे अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप इतने करीब हो जाते हैं कि एक तरफ खड़े होकर देखा जाए तो दूसरा महाद्वीप आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन अभी तक इनको आपस में जोड़ने के लिए कोई ब्रिज नहीं बनाया गया। दोनों महाद्वीपों को आपस में जमीनी रास्ते से जोड़ने के लिए पिछली कई दशकों से बहुत सुझाव दिए जा चुके हैं। यह रास्ता काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यूरोपीय यूनियन की 45 करोड़ और अफ्रीका की 150 करोड़ की आबादी को आपस में जोड़ने के काम आ सकता है। इसका दोनों महाद्वीपों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ट्रेड बढ़ सकेगी, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगी और टूरिज्म भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब इतने ज्यादा फायदे भी हैं, तो फिर अभी तक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर कोई ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया? दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दो अहम वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है, अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी। ये स्ट्रेट करीब 57 किलोमीटर लंबा, जबकि स्पेन के टरीफा और मोराको के सेरीज पॉइंट से इसकी चौड़ाई सिर्फ 8 मील या फिर 13 किलोमीटर है। और गहराई की बात की जाए तो पूरे स्ट्रेट की एवरेज डेप्थ करीब 1200 फीट या फिर 365 मीटर है। ये स्ट्रेट देखने में जितना चौड़ा लगता है, उतनी ही इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी के पीछे प्राकृतिक रास्ता है। इसके मुकाबले सुइस कैनाल को देखा जाए तो ये मैन मेड कैनाल रेड सी और मेडिटेरेनियन के बीच शिप्स के लिए एक रास्ता उपलब्ध कराती है। सुइस कैनाल की चौड़ाई बहुत कम है, जिसमें फुल साइज के भारी जहाजों के फंसने का खतरा हमेशा रहता होता है। वही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बड़ी साइज की कार्गो शिप्स के लिए एक खुला रास्ता उपलब्ध करता है, जिसकी वजह से यहां से गुजरने वाली शिप्स की तादाद भी काफी ज्यादा है। स्विस कैनाल से हर साल 20,000 शिप्स गुजरती हैं, पेनामा कैनाल से 14,000 और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से आश्चर्यजनक रूप से सालाना 1 लाख से ज्यादा शिप्स गुजरती हैं। बहुत सारी कार्गो वेसल्स वेस्टर्न हेमिस्फेयर से कीमती सामान मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक लाती हैं, जबकि कुछ सुएज कैनाल को क्रॉस करके एशिया और चाइना तक भी जाती हैं। इसी तरह मिडिल ईस्ट से वेस्टर्न यूरोप या फिर अमेरिका जाने के लिए भी शिप्स को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर उन देशों के करीब है जहां पेट्रोलियम का उत्पादन ज्यादा होता है, इसी वजह से ऑयल वेसल्स का यहां से गुजरना भी रोज का काम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट से डेली करीब 300 ऑयल वेसल्स गुजरती हैं, जिनकी कीमत अरबों डॉलर होती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आलमी मार्केट्स के लिए अहम ट्रेडिंग रूट है और इसी की वजह से ही करीबी कंट्रीज का रोजगार भी जुड़ा है। स्पेन का एल जजीरस पोर्ट, जो यूरोप का सबसे बड़ा शिपिंग पोर्ट है, और मोराको में टैंजर पोर्ट भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ट्रेड और टूरिज्म से होने वाले इन फाइनेंशियल बेनिफिट्स को मद्देनजर रखते हुए बहुत से लोग हैरान हैं कि दुनिया के इन दो हिस्सों को मिलाने के लिए अभी तक एक भी ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया। ऐसा नहीं है कि इस पर सोच विचार नहीं किया गया हो, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिससे यहां पर ब्रिज बनाना इतना आसान होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रिज की कॉस्टिंग पर। एस्टिमेट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बनाने की कीमत 5 अरब से 20 अरब डॉलर्स तक भी जा सकती है, क्योंकि यह ब्रिज दुनिया के दूसरे बड़े ब्रिजेस के मुकाबले में काफी मुश्किल होगा। एक तो ये कि यहां जैसा भी ब्रिज बनाना होगा, उसको ऐसे डिजाइन किया जाए कि नीचे से दुनिया के सबसे बड़े और भारी जहाज भी आसानी से गुजर सकें, जो कि कहना तो आसान है लेकिन करना शायद काफी मुश्किल। ये मुश्किल क्यों है, इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन ये 5 से 20 अरब डॉलर्स की कॉस्टिंग बर्दाश्त कौन करेगा? जाहिर है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से जो कंट्रीज फायदा उठा रही हैं, ये कॉस्ट उन्हीं को भरनी पड़ेगी, यानी कि स्पेन और मोराको। पर आज तक इन दोनों कंट्रीज की पॉलिटिकल लीडरशिप कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाई। स्पेन का कहना है कि ब्रिज से ज्यादा फायदा मोराको को होगा, तो ज्यादा कॉस्ट वो बर्दाश्त करें, जबकि मोराको की लीडरशिप चाहती है कि ये कॉस्ट आधी आधी डिवाइड हो।
दूसरा मसला है ब्रिज की फिजिबिलिटी का, यानी कि इसके बनने के बाद ये कितना फायदेमंद होगा। मिसाल के तौर पर यूके और फ्रांस के बीच बनाए जाने वाले चैनल टनल की बात की जाए तो इस पर लगभग 14 अरब यूएस डॉलर्स का खर्चा आया था। लेकिन हर साल इस टनल को 2 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स इस्तेमाल करते हैं। एक पैसेंजर यूके से 150 यूएस डॉलर्स में फ्रांस तक पहुंच सकता है, यानी हर साल ये टनल करीब 30 अरब डॉलर्स की कमाई करता है। इसी तरह अगर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बना भी दिया जाए तो क्या ये इतना कमा कर देगा कि ब्रिज की कॉस्ट आसानी से निकाली जा सके? इस चीज को काफी शक की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि अगर यहां 5 अरब यूएस डॉलर का भी ब्रिज बना और कम से कम फीस 20 डॉलर्स भी रखी जाए, तो जहां यूके से फ्रांस के चैनल टनल को सालाना 2 करोड़ पैसेंजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ब्रिज को सालाना 25 करोड़ पैसेंजर इस्तेमाल करे तो इस ब्रिज की कॉस्ट आसानी से निकाली जा सकती है, जो कि अपने आप में ही एक चुनौती है। अगली परेशानी है ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की। जैसा कि आपने जाना कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर शिप्स के लिए काफी बिजी रूट है। इस चीज को नजर में रखते हुए यहां एक ऐसा ब्रिज बनाना होगा जो इस ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए इस ब्रिज की ऊंचाई बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी, जो कि इंजीनियरों के लिए बड़ा चैलेंज होगा। स्ट्रेट का जिब्राल्टर की एवरेज गहराई 1200 फीट है, लेकिन किसी किसी जगह पर यह 3000 फीट से भी ज्यादा गहरा है, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा। आज तक दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज पिलर्स मिलाव वाया डक्ट में बने हुए हैं और उनकी ऊंचाई भी सिर्फ 1104 फीट है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में 3000 फीट से भी बड़े पिलर्स, वो भी पानी के अंदर खड़े करना एक ऐसा टास्क होगा जिससे इंजीनियर्स बहुत घबराते हैं। और लगे हाथ यहां पानी के स्ट्रॉन्ग करंट्स भी एक जैसे नहीं हैं। समुद्र के सतह पर पानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है और सरफेस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी अगर इतने ऊंचे पिलर्स यहां खड़े किए गए तो उनको दोनों तरफ से पानी के प्रेशर को बर्दाश्त करना होगा। लेकिन इस ब्रिज को सबसे बड़ा खतरा पानी में खड़े दुनिया के सबसे बड़े पिलर से नहीं, बल्कि अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट से होगा। जी हां, हमारे अर्थ का क्रस्ट अलग अलग सेक्शन से बना है जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और ये हर वक्त हिल रही होती हैं। और जहां पर ये प्लेट से एक दूसरे से मिलती हैं वहां भूकंप आना बहुत आम होते हैं। बदकिस्मती से अफ्रीकन प्लेट और यूरेशिया प्लेट जिस जगह पर मिलती हैं उसी के ऊपर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, यानी अगर यहां ब्रिज बन भी गया तो इसका नतीजा काफी भयानक हो सकता है। यानी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पे ब्रिज बनाने का मतलब यह है कि इसको अटलांटिक ओशन के हाई करंट्स का मुकाबला तो करना ही होगा, ऊपर से 9 या 10 मैग्नीट्यूड के भूकंप को भी बर्दाश्त करना होगा। इन सब खतरों के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का ओशन फ्लोर भी स्टेबल नहीं है। रिसर्चर्स का कहना है कि स्ट्रेट के नीचे सॉफ्ट कले की लेयर्स हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं कर सकती। ये सॉफ्ट कले जियोलॉजिकल एक्टिविटी के दौरान या फिर किसी भी तरह के प्रेशर पर आसानी से इधर उधर हो सकती हैं। जियोलॉजिकलिस्ट ने बताया है कि इस इलाके में कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन समस्याओं की वजह से नाकाम हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों कॉन्टिनेंट्स को किसी भी तरह जोड़ा नहीं जा सकता। कई ऑल्टरनेट्स भी दिए गए हैं, जैसा कि ओशन फ्लोर के नीचे से गुजरने वाला टनल यूके और फ्रांस के बीच चैनल टनल जैसा, पर यह प्रोजेक्ट की कॉस्ट को और ज्यादा बढ़ा देगा, जो इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पर सवाल या निशान खड़ा कर देता है। दूसरी तरफ स्पेन और यूरोपीय यूनियन देशों का मानना है कि टनल या ब्रिज बनाने के बाद यूरोप में बहुत सारे अफ्रीकन इनलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ जाएगी, जिस पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, यही सब वजह है जिससे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर दोनों कॉन्टिनेंट्स का फासला बहुत कम होने के बावजूद भी यहां आज तक कोई ब्रिज नहीं बनाया गया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।